हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 10 एमसीक्यू पे। यह इस सीरीज का 14 नंबर का सेशन है। इसके पहले हमने बहुत सारे सेशन पॉलिटी एमसीक्यू से रिलेटेड कर लिया है, जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसमें हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके हर एक स्तर के एग्जाम में काम आता है। ठीक है, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको सीखने को ही मिलेगा और फिर वो मुझे मोटिवेशन के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है? बताइए। मेयर, चेयरमैन, शेरिफ, विधानसभा सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेयर। ठीक है, तो मेयर जो है किसी भी शहर का भारत में पहला नागरिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब वर्तमान प्रेसिडेंट पूछा जाए कौन है, तो वर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जी को आप अगर जानते हैं तो ये भी जान लीजिए कि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए प्रेसिडेंट अगर सामने आया तो एक चीज़ याद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 52 है, तो ये संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्या करता है? डिफाइन करता है। ठीक है, कि एक प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, और इसके बाद एक जानकारी और जान लीजिए। ठीक है, प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड, जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट की वजह से, प्रेसिडेंट सत्ता की वजह से हमारा देश गणतंत्र राज्य कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान इसमें से है? बताइए। भारत का संविधान भाग 6, भारत का संविधान अनुच्छेद 370, भारत का संविधान अनुच्छेद 238, जम्मू कश्मीर का संविधान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर का संविधान। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती हैं, यानी कि एक सीमित दायरा है जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ये चीजें जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या है, ये प्रावधान मेंशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? ऑप्शन है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, 2 किलोमीटर, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अब आपके सामने दो तीन बातें आई हैं। क्या क्या आई हैं देखिए ध्यान से, कि पहले तो आया है इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग। ठीक है, तो इससे जुड़ी जानकारी हम थोड़ा सा लेंगे जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, अनाउंस्ड की गई है, ठीक है, तो ये किस हैंडबुक में है? ठीक है, और ये बातें कहाँ पे लिखी गई हैं, कहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए मतदाता केंद्र? ठीक है, तो एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उस कंस्टिट्यूंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। उनके पास एक हैंडबुक होता है जिसका एक चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड। उसमें जो पैरा थर्ड है, उसमें ये मेंशन है कि मतदाता केंद्र को किस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे चलने के लिए, वहाँ जाने के लिए असुविधा ना हो, इसलिए 2 किलोमीटर और एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिसाइड किया जाता है। अगर आपके सामने इलेक्शन कमीशन आया तो इलेक्शन कमीशन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में 300 आर्टिकल 324 से 328 के बीच में स्पेशली है। कहाँ से कहाँ तक? 324 से लेके 328। ठीक है, इसे एक बारी हम कंफर्म करते हैं, लिटिल बिट। ओके, जस्ट वेट। ओके, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेके 328 प्लस 329 तक दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहे, 328 तक केवल नहीं है, 329 तक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन सामने आया तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, इसके बाद से इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आप पेशेंस रखिए। देखिए अगर बात हो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950 को। किस डेट को? 25 जनवरी 1950। ठीक है, अब 25 जनवरी को इसीलिए हम क्या मनाते हैं? बताइए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसे कब से मनाया जा रहा है? 2012 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, 2012 से। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्येक आर्टिकल के बारे में। जैसे हम 324 को जानेंगे, इसमें क्या दिया गया है, उसी तरह से सबके विषय में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए 324 में क्या है, भारत के एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में किया गया है, ठीक है। यानी कि 324 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेक्शन कमीशन होगा। अब उसमें क्या है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो क्या है, पूरे भारत के स्तर पे है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उस ये किन किन के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ये क्वेश्चन अगर आपसे बने, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में है। किनका कराएगा ये? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, विधानसभा का, ठीक है। तो इनका चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 324 में, ठीक है। अब बात करते हैं 324 से ही जुड़ी जानकारी। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसमें कितने होते हैं ना कमिश्नर जो होते हैं, चीफ कितने होंगे, कितने, मतलब एक सहायक के चीफ होते हैं ना, तो कितने होंगे? देखिए 1989 में जो बात हुई थी, ठीक है, उस समय कितने थे इलेक्शन कमिश्नर? 2 इलेक्शन कमिश्नर का प्रोविजन था। कब? 1989 तक। लेकिन 1993 से क्या होगा, एक क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और अन्य 2 क्या होंगे बताइए? अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, किसी भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मुद्दे में अपनी वोटिंग करेंगे। अब कार्यकाल की बात हो तो किस में है? आर्टिकल 324 के 2 में ही है इसका कार्यकाल। तो इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है, या फिर 65 वर्ष। यानी कि 65 ईयर का जब हो जाए वो इंसान, तो भी रिटायर्ड हो जाएगा, और जब वो अपना कार्यकाल 6 साल का कंप्लीट कर ले, तो भी वो रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बातें किस में हैं? आर्टिकल 324 में, ठीक है। इनकी शपथ और जो इनकी एलिजिबिलिटी है, इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं है, कि क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इनके ओथ से रिलेटेड, ठीक है, और इनके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अगर बात हो कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है और कौन कैसे शपथ लेंगे, तो ये बातें संविधान में नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये बात अनुच्छेद 324 में मेंशन्ड है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का जब क्या होता है, इलेक्शन होता है ना, तो उसके लिए जो कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, निर्वाचन आयोग ही, जो इलेक्शन कमीशन ही है, क्या करता है, रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, किससे बताइए? कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग क्या करता है, कर्मचारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आर्टिकल 325 की बात करते हैं। 325 में क्या दिया गया है, उसे जानते हैं। इसमें जो इलेक्शन के लिए जो एक लिस्ट बनती है ना वोटरों की, ठीक है, तो इसमें उसी का वर्णन है। जो इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्ट आती है, कौन कौन वोट देंगे, ठीक है, तो ये जो लिस्ट बन के आती है, ये आर्टिकल 325 में है। उसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है कि व्यक्ति के नाम को जो निर्वाचक नामावली में जोड़ा जाता है, उसके साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और अन्य जन्म जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसके किसके? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर इलेक्टर जो भी होते हैं, जो वोटर होते हैं, उनके साथ उस इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्ट बन के आती है, उसमें किसी भी प्रकार का मतभेद मतभेद होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं किया जाएगा। हर किसी को बराबर चांस मिलेगा, ठीक है। ये बातें 325 में लिखी गई हैं। अब बात करते हैं 326 की, ठीक है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन आया सामने, तो इसके बाद से ना आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे, यहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। 326 में क्या बात कही गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाती है कि कौन वोट दे सकता है एज के हिसाब से, ठीक है, तो इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की गई, यानी कि वयस्क मताधिकार की बात की गई है। किसमें? 326 में, ठीक है। पहले 18 वर्ष की आयु निर्धारित थी वयस्क मताधिकार के लिए, ठीक है। लेकिन 1989 में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें इसको कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं? 61st, ठीक है। और कि कौन सी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
इसमें ना 18 वर्ष से उम्र को बढ़ा के 21 वर्ष पहले था, इसमें पहले क्या था प्रोविजन, 21 वर्ष का था, 18 वर्ष नहीं था। इसमें 21 वर्ष से घटा के 18 ईयर कर दिया गया, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में, 61st, कब, 1989, गवर्नमेंट राजीव गांधी का। तो ये चीज़ आपको 326 में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 327 की बात करते हैं। देखिए टंग आप स्लिप हो गया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, 327 में जैसे लोकसभा तथा राज्यों के लिए जो विधानसभा होती है ना, वो क्या कर सकती हैं, विधि बनाने का अधिकार इनसे रिलेटेड केवल संसद के पास है। ये बात 327 में मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे लोकसभा हुआ, राज्यों की जो विधानसभा है ना, उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो भी मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कुछ भी है, वो केवल संसद के पास होगा, ठीक है। ये बातें 327 में मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं 329 की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो 329 में क्या है, निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात 329 में दिया गया है, ठीक है। और हर्डल ना क्रिएट करे सुप्रीम कोर्ट बार बार, ठीक है। इसलिए 329 में ये प्रोविजन है कि निर्वाचन से संबंधित हर एक मैटर में, ठीक है, अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो उसमें आके तानाबुनी नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग के जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनको हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, परिसीमन आयोग या फिर परिसीमन का कार्य करते हैं, ठीक है। परिसीमन करने के लिए क्या करते हैं, परिसीमन का मतलब क्या होता है बताइए। इसमें एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने लोग, कितनी एरिया, ठीक है, कितनी सीटें डिफाइन होंगी, ये सारी चीज़ें कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, एक परिसीमन आयोग का गठन होता है, ठीक है। ये बातें किसमें लिखी गई हैं, अनुच्छेद 82 में, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने परिसीमन आयोग या फिर परिसीमन का जो चर्चा है निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंसी होती है कोई भी, या फिर जो भी इलेक्टेड जो इलेक्शन वाली एरिया होती है, तो वहाँ पे परिसीमन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 82 के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें क्या होता है, परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, दो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और प्रत्येक राज्य से 2 से 7 प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जो परिसीमन आयोग होता है, जो आर्टिकल 82 में मेंशन्ड है, उसमें कौन होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, या चेयरपर्सन बोल लीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होते हैं, दो दो क्या होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है। या तो वो, यहाँ पे रिटायर्ड जज मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रिटायर्ड जज, या तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो या फिर उच्च न्यायालय के, ठीक है। प्लस कौन होते हैं, 2 से 7 प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये क्राइटेरिया है कहाँ से, उस स्टेट से, ठीक है, जहाँ पे परिसीमन या फिर जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक कार्य ये भी होता है इलेक्शन कमीशन का। एक कार्य और क्या होता है, जैसे प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से पहले क्या होती है, एक लिस्ट तैयार होती है, मतदाता सूची, जो हमने देखा 300, किसने, किस आर्टिकल में था ये बात बताइए, जो निर्वाचक नामावली थी 325 में, ठीक है। तो वो भी तैयार करता है कौन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करने का कार्य है, वो भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद जो राजनीतिक दलों को जो होता है ना कि सिंबल दिया जाता है, निर्वाचक चिन्ह दिया जाता है, वो भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन के लिए व्यवस्था करना, कहाँ पे कैसे अरेंजमेंट करना, ये कौन करता है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। सांसद या विधायकों की जो वो होता है ना, अयोग्यता घोषित करना कि ये एलिजिबल व्यक्ति नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है इसके मामले में, ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करने का अधिकार किसको है, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। राजनीतिक दलों को टीवी रेडियो पर प्रचार करने के लिए समय आवंटित करना कि 48 घंटे से पहले, ठीक है। एक होता है ना एग्जिट पोल बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, इलेक्शन से पहले वाले पोल को क्या बोलते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इन सब के लिए एक टाइम डिफाइन होता है, टीवी पे या फिर कहीं पे भी, इसके लिए समय निर्धारित करना, ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन के लिए जो प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है, इलेक्शन के लिए जो भी वहाँ पे मेंबर जाते हैं, ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी अगर जानकारी है आपको, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
लोकसभा और स्टेट लेवल पे जो विधानसभा होती है इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो स्टेट के अंदर आ जाते हैं जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड या फिर क्या होता है जिला पंचायत से रिलेटेड जो भी चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट का इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराता, ये बात ध्यान रहे, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टाइम तो लगा लेकिन हमारा एक सेक्शन स्ट्रांगली कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं 134 नंबर का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? बताइए। 16, 32, 38, 64। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो इलेक्शन वोटिंग मशीन होती है ना, उसमें अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होती हैं? देखिए, एक बैलोटिंग यूनिट तैयार होती है ईवीएम में, ठीक है, और एक बैलोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। और इस प्रकार से 4 अगर सेटअप एक साथ ऐड किया जाता है, ठीक है, ईवीएम में, ठीक है, जो 4 अगर बैलोटिंग यूनिट एक साथ सेलेक्ट कर दिया जाए तो 16 चौको 64 हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से टोटल 64 लोग क्या कर सकते हैं? एज ए प्रत्याशी एक ईवीएम में अपना रोल निभा सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी लिमिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? बताइए। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, नेशनल लैंड एक्विजिशन, उसके बाद क्या है? रिहैबिलिटेशन, और उसके बाद क्या है? पुनर्वास और पुनर्वास रिहैबिलिटेशन बिल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होना है? बताइए। इसके बारे में कौन सा प्रोविजन सही है, कौन सा एक्ट सही है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में ये बातें मेंशन है, ठीक है। नेशनल लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन बिल का जो लक्ष्य है वो किसका विकल्प होना है? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है, 1894। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25 पीसी मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, सोच के बताइए। अगर आप इसको पढ़े हों, नहीं पढ़े हों, तो भी इसका जवाब दिया जा सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार एक बड़ा पर्सपेक्टिव होता है, एक बड़े डायमेंशन में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी स्कूल को भी इंक्लूड करेगा, अनुदानित प्राइवेट स्कूल को भी इंक्लूड करेगा, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। होल्ड अ मिनट, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज द वेरी बैड थिंग। आपको ये बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिए और जवाब दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप जानते हों, पढ़े हों, तो ये आपसे होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं होगा। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? एक्सपोस्ट फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा, आत्मदोष के खिलाफ निषेध, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब ये क्या है, कैसे है, उसे जानते हैं, ठीक है।
देखिए, अगर बात की जाए 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार जो है, वो अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम को क्या करता है, उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है। और इसमें बात क्या कही गई है, अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या है, आपने एक निषेध कानून का नाम सुना होगा, ठीक है। तो निषेध में क्या किया जाता है, अगर किसी के ऊपर डाउट हो, ठीक है, तो उसको ना नज़रबंदी कर दिया जाता है, उसको ले जाके बिना कुछ बताए उसको क्या किया जाए, गिरफ्त में रख लिया जाता है, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट खड़ा होता है अनुच्छेद 22। अगर आपसे ऐसे बिना किसी रीजन के अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपके सामने आके आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और इसमें 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का आपके सामने आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, अधिकार होता है। और आप अपने सुनवाई के लिए, अपने कार्यवाही के लिए एक वकील क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, जो आपकी बात रखे, ठीक है। ये सारी बातें मेंशन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, ठीक है। और फिर क्या है, दोहरा खतरा, ये सारी बातें मतलब यहाँ पे दी गई अनुच्छेद 20 के तहत कि आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। तो बाकी जो एक्सपोस्ट फैक्ट लॉ है ये तो की गई है। दोहरा खतरा जो है इसके लिए भी नियम है। आत्मदोष के खिलाफ निषेध का भी इसमें क्या है, अनुच्छेद 20 के तहत अपराधी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है, ऊपर की चीज़ों में दी गई हैं, ठीक है, इन सब बातों में दी गई हैं। लेकिन जो 24 घंटे के भीतर वाला प्रावधान है ये अनुच्छेद 22 में मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। जो क्या करता है, जो होता है ना निवारक निषेध कानून एक होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को अगर बिना बताए उसको क्या किया जाता है, गिरफ्त में लिया जाता है, तो वो उसके सामने जो अपॉर्चुनिटी मैंने बताई वो सारी अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी अनुच्छेद 20 के तहत जो आपके पास अधिकार है, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ क्या होता है, इसमें जैसे जो पहले मतलब कानून थे जिस समय आपके ऊपर दोष लगा था, ठीक है, जिस कानून के तहत आप दोषी थे, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। यानी कि मतलब उस पे दोहरा खतरा नहीं होगा और फिर से कोई नया नियम अगर बनता है तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। ये होगा ए में दोहरा खतरा, यानी कि अगर आपको एक बार क्या किया गया है, दोषी करार दिया गया है, दंड दे दिया गया है, तो आपको फिर से नए नियम के अनुसार से कोई नया दंड या फिर नहीं दिया जाएगा या फिर दोहरा खतरा नहीं होगा, ठीक है। आत्मदोष के खिलाफ निषेध, ठीक है, तो ये चीज़ें अनुच्छेद 20 में है। जो नहीं है वो अनुच्छेद 22 का पार्ट है, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, बताइए। तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब होगा केरल हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो केरल हाई कोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ये लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है, यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, कब, 1956 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है, संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, बताइए। विदेशी ऋण, निगम कर, कृषि आय पर कर, निर्यात कर। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है, संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, वो है कृषि आय पर कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 106वां संविधान संशोधन है, 111वें संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है, सॉरी, यहाँ पे 106वां और 111वां दोनों को पूछ रहा है, ये किससे संबंधित है, बताइए। पंचायत सहकारी समिति, सहकारी समिति और पंचायत, पंचायत पंचायत, सहकारी समिति सहकारी समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों सहकारी समिति और सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। तो 106वां संविधान संशोधन का मतलब गठन कब हुआ था, ठीक है, ऑटोनॉमस इसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था कब हुआ था, तो 22 मई 2006 को हुआ था, कब हुआ था,
22 मई 2006, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या बात की गई थी कि स्वैच्छिक गठन जब हुआ तो स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से जो सहकारी समितियां हैं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये क्या किया गया, पेश किया गया 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। किन किन मैटर में, उनकी ऑटोनॉमस वर्क के लिए, और फिर उनका जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है उसके लिए, ठीक है, और उनका जो पेशेवर प्रबंधन है, जो बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट है उसके लिए सहकारी जो समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज होती हैं, वो सशक्त होंगी, ठीक है, उनको मजबूत बनाया जाएगा। ये बात 106वें संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है। अब पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5/2009 को, यानी कि 2009 में 18 तारीख को 5वें महीने में 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 2009 में 30वें तारीख, यानी कि 9वें महीने में, 9वां महीना कौन सा होता है बताइए? सितंबर। तो 30 सितंबर 2009 को लोकसभा में 111वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सहकारी समिति से संबंधित हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सेशन कंप्लीट हो गया। चलिए, सेशन अगर आपको पसंद आया तो मार दीजिए धड़ाक धड़ाक, ये जिम्मेदारियां आप कंप्लीट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।